नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बारे में। दरअसल ये दोनों लीडर अपनी अपनी पार्टी को किस ढंग से चला रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से जो उम्मीदवार बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह के खिलाफ बता रहा है, उससे कहते हैं कि एक तरह से शिवराज सिंह चौहान सेफ जोन में चले गए हैं, यानी उनको कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। और कमलनाथ कहते हैं कि उनके खिलाफ छिंदवाड़ा में जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है उसको भी वो वॉकओवर मान के चल रहे हैं, यानी दोनों एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो सीएम इन वेटिंग और सीएम दोनों जो हैं कंफर्ट जोन में है, सेफ जोन में है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर दोनों दलों की राजनीति में जो शिखर नेता हैं वो सेफ क्यों हैं, उनके खिलाफ दोनों पार्टियों ने कोई मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। क्योंकि भाजपा के खिलाफ बुधनी में विक्रम मस्ताल जो हैं वो उतारे गए हैं प्रत्याशी। हालांकि वो है बुद्धि के रहने वाले, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र मुंबई है, यानी माया नगरी है। वहाँ वो फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं और अभी कुछ महीने से बुधनी में सक्रिय हुए हैं कमलनाथ जी के कहने पर। तो विक्रम मस्ताल एक ऐसा नाम है जो लीडर अच्छे हो सकते हैं, कलाकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में वो नया नाम है, जनता के बीच में नया नाम है। जब तक विक्रम मस्ताल का नाम जनता को याद होगा, चेहरा पहचानेंगे, तब तक ये चुनाव की गाड़ी निकल चुकी होगी, क्योंकि मतदान हो चुका होगा। ऐसे में हम इस पर बात करेंगे कि आखिर दोनों पार्टियां एक दूसरे प्रत्याशी को मुश्किल में डाले बगैर चुनाव लड़ रही। इसका मतलब कि शिखर के लीडर आपस में कई बार एक दूसरे को मदद करते हैं, और दूसरी बात यह कि नीचे के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, तो कार्यकर्ता आपस में झगड़ा ना करें, यह भी इस चुनाव का संदेश है। दूसरा ये कि राजनीति के बाद, मतदान के बाद हर पार्टी एक हो जाती है। हमने देखा भी है कि 2018 में जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके मंच पर निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए थे। हालांकि ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री की शपथ समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री जो विपक्षी पार्टी का, दूसरी पार्टी का, वो भी मौजूद था। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव है किस दिशा में जा रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, देवदत्त दुबे जी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर हैं और देवदत्त दुबे जी और डॉक्टर राहुल रंजन स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपके साथ। ये हालांकि फ्रेंडली मैच तो नहीं कहेंगे, लेकिन लिहाज है कि क्या है ये तो लोग तय करें, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ और भाजपा ने कमलनाथ के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारे हैं वो बड़े सहज हैं, यानी बहुत ही, जिसे कहते हैं वॉकओवर दोनों पार्टियां कह रही हैं हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ जो है मजबूत उम्मीदवार नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा राहुल जी, कि फ्री की घोषणाओं की भरमार है, हर कोई मुफ्त की घोषणाओं का ऐलान कर रहा है। कल कांग्रेस अपना वचन पत्र घोषित करने वाली है, और अगर हम मध्य प्रदेश के बाहर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो गरीब कन्याओं की शादी में 1,10,000 के आसपास दहेज देते हैं, पैसा देते हैं गरीब कन्याओं को। अब तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि वो गरीब बेटियों की शादी में 1-1 तोला सोना, यानी 10 ग्राम से 20 ग्राम सोना भी दे सकती है। तो हमें लगता है कि सत्ता मिले इसके लिए लोग राज्य भी बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, इस तरह की घोषणा हो रही हैं। आप चाहें तो इस पर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दोनों प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ बहुत ही कंफर्ट जोन में है। चुनाव के मामले में इन्हें किसी किस्म की चुनौती नहीं है। यदि कोई अचानक उम्मीदवार आखिरी में न बदला जाए, कोई चौंकाने वाले फैसले पार्टी न ले, तो कमलनाथ और शिवराज बहुत ही आसानी से चुनाव में अपनी नैया पार करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपकी राय? राघवन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन में शिवराज सिंह चौहान भी कंफर्ट जोन में और कमलनाथ भी कंफर्ट जोन में। राजनीति के उच्च शिखर पे और जो बड़े बड़े नेता हैं, इन लोग अक्सर हमने देखा है कि इनके जो विरोध में खड़ा किया जाता है या प्रतिद्वंदी खड़ा किया जाता है वो कमजोर प्रत्याशी होता है। ये अंडरस्टैंडिंग राजनीति में कई वर्षों से, क्या कहें कि करीबन 4 दशक से ऐसा देखने में मिल रहा है। बल्कि इतिहास को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, जो भी हो, ऐसे जो बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर लड़ते हैं, उनके साथ में हमेशा पता नहीं क्या एक अंदर से इन लोगों की घुसपैठ होती है या अंदर से कोई समझौता हो जाता है। तो प्रत्याशी आपको अक्सर कमजोर मिला ही होगा।
और ये होता ये जरूर है कि हमें बाहर दिखाई देता है, जनता को दिखाई देता है कि दोनों प्रतिद्वंदी हैं, या कमलनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हो या बड़े नेता हो, इनके बीच में आपको तकरार दिखाई देगी, मनमुटाव दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये मैदान में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप हो। लेकिन पर्दे के पीछे गलबहियां आपको दिखाई देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमलनाथ जी ने प्रहार करेंगे तो राहुल शिवराज राहुल जी, सिंह इसमें चौहान मैं पे प्रहार करते एक हैं चीज जी। जोड़ूंगा इसमें। हमें जी याद है कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी, और उस समय सुंदरलाल पटवार अर्जुन सिंह की काफ़ी अच्छी मित्रता थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह हुए मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह, और फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह की मित्रता बाबूलाल गौर से रही। इसके बाद गौरीशंकर शेजवार और विक्रम वर्मा से भी उनके संबंध रहे। लेकिन जितनी मित्रता दिग्विजय सिंह जी की बाबूलाल गौर से थी, सुंदरलाल पटवार की अर्जुन सिंह जी से हुआ करती थी। हमें लगता है कि ये जो मामला है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ये आपस में अच्छे मित्र भी हैं। राजनीति अपनी जगह, वो कहते हैं कि चुनाव तक राजनीति, उसके बाद राजनीति खत्म। ये बड़ा एक तरह का खेल कूद की भावना से खेला जाने वाला चुनाव है। इसमें दुश्मनी की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता को वो समझाते भी है, और सच में राजनीति सिर्फ चुनाव तक होती है। उसके बाद तो देश को, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे खास बात जिस पर हम फोकस कर रहे हैं कि अगर आप आसानी से चुनाव जीतने देंगे तो फिर जनता में ये मैसेज जाता है कि हर कोई क्यों जान लड़ाए अपनी, किसी को हराने में, जिताने में, क्योंकि शिखर लीडर तो आपस में एक तरह से मिले हुए से लगते हैं। राहुल जी। नहीं, उसी का दूसरा पर्याय ये बन गया ना कि आप बिल्कुल सहूलियत के साथ में जीत जाते हो, मुख्यमंत्री हो या बाकी बड़े लीडर हो, उनको बड़े ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जाते हैं जो उनको वॉक ओवर मिल जाता है, वो जीत जाते हैं। उसी का नतीजा ये हुआ कि जनता तो समझ गई, जनता ये समझ गई है कि चलो भाई ये लोग तो जीत जाएंगे, जीत के आगे निकल जाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे, तो हमको क्या मिला, मंच पे खड़े होकर वादे कर देंगे। तो ये सोचते हैं, जनता ये सोचती है कि जो वादे कर लो, जितना भुना सकते हो, जितना ले सकते हो उतना ले लो इन लोगों के हाथ से। तो यही तो राजनीतिक दल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने क्या कर दिया, घोषणाएं कर दी। यदि शिवराज सिंह चौहान जी ने जाते जाते कह दिया कि हम लाडली बहनाओं को इतना दे देंगे, लाडली लक्ष्मी को इतना दे देंगे, बिजली इतनी फ्री कर देंगे, किसानों को दे देंगे, तो कमलनाथ जी ने भी क्या किया, होर्डिंग लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिए, पूरे प्रदेश भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम 500 रुपए गैस सिलेंडर कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, 100 यूनिट फ्री, 5 हाउस पावर की बिजली फ्री। तो भैया ये बता दे कि चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे कमलनाथ जी अब सत्ता में आएंगे तब, और ये सत्ता में बैठे हुए तब, तो ये लोग कर क्या रहे हैं, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब आम जनता ये सोचती है कि इसी रेवड़ी में से जो मिल जाए, चलो 4 महीने चलोगे, 5 ही साल से, 5 साल 100 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, 200 यूनिट बिजली मिल जाएगी, 5 खास पावर की मोटर का बिजली फ्री मिल जाएगी। तो लोगों को बड़ी फ्री की आदत सी पड़ गई। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इसका लोड किसके ऊपर पड़ेगा, बोझ किसके ऊपर आ रहा है। हर व्यक्ति, मध्य प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, ये इस तरीके की जो रेवड़ियां बट रही हैं, इसमें वो हर व्यक्ति कर्जदार है। आने वाला बच्चा जो जन्म नहीं ले पाया वो भी कर्जदार, कर्ज के रूप में, कर्जदार के रूप में पैदा हो रहा है, उसके माथे के ऊपर भी कर्ज है। ये फ्री में पैसा आता है, टैक्स पेयर के लोग पैसा देते हैं, जो कमाते हैं उसका एक एक अंश सरकार के पास जाता है, और सरकार क्या करती है, सरकार बांट देती है दोनों हाथ से खुले होड़। आप देखिए पहले होता था राघवन जी, राजनीति में साड़ियां बट रही है, जूते चप्पल बच रहे हैं, छाते बटते थे, तमाम चीजें होती थी, और चुनाव जिस दिन होता था उस रात में शराब और ये दुनिया भर की चीजें बटती थी। लोग स्वीकार करते थे कि चलो ठीक है, एंड टाइम पे वो चीजें मिल गई। लेकिन ये तो चीज ऐसी हो रही है, ये तो आजीवन बंटना शुरू हो गया। 5-5 साल के लिए सरकार हो रही है, 5 साल के लिए सरकार बैठेगी, 5 साल तक के लिए राशन फ्री कर दो, तेल फ्री कर दो, ये मतलब फ्री फ्री। आखिरकार होगा क्या। प्रदेश आज की तारीख में जिस विकास की बात कर रहे थे प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश बीमारू था, मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा काम किया, बीमारू से विकासशील राज्य की ओर चला गया, विकसित हो गया, सड़कें अच्छी बन गई, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई, नर्मदा लाइन आ गई हर जगह। तो आप ये सोचिए, बिजली बहुत अच्छी हो गई। जो एक कहा जाता है कि बिजली बहुत खराब हो गई थी, ब्लैकआउट की स्थिति मध्य प्रदेश में थी, आज सुदृढ़ स्थिति में आ गया। लेकिन इतनी सुदृढ़ता होने के बावजूद भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि खजाने को खाली कर दो, लोगों को बांटो, हर चीज बांटो। अब लोगों को क्या हो गया, उससे क्या, दो जिन चीजों को लेकर के राजनीतिक दल मुद्दा बना रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, तो भाई ये सब सारी चीजें क्या होगी जब मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई। हर चीज मुफ्त में चाहिए, हर चीज सरकार से फ्री में चाहिए। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। आपको राहुल फ्री जी, में मिलेगा जी। राहुल जी, दरअसल इन तमाम घोषणाओं की हम बात करें तो जो एक, हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री तो नहीं है ना,
कोई इनकम टैक्स और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन लगभग जो मोटा मोटा फिगर निकल कर आता है कि जो घोषणा की जा रही है 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए सरकार के अतिरिक्त रूप से खर्च होंगे, जबकि सरकार का जो बजट है उतने ही सरकार पर कर्ज है। लेकिन जो घोषणाएं हो रही है, एक मुश्त आपने कहा कि जब सरकार ने बिजली ठीक कर दी है, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी है, विकासशील मध्य प्रदेश हो रहा है, विकसित राज्य बनने वाला है, तो फिर मुफ्त की घोषणाओं की जरूरत क्या है? क्यों सरकार इतनी घबराहट में कि वो मुफ्त की घोषणा कर रही, खजाना खाली किए दे रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो हम समझ पा रहे हैं वो ये कि पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। तब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उस समय के वित्त मंत्री जयंत मलैया जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य की वित्तीय हालत ऐसी है कि 2 लाख तक किसान का कर्जा माफ करने की घोषणा बीजेपी तो नहीं कर सकती, क्योंकि खजाने में इतना पैसा नहीं है। और बहुत नैतिकता के आधार पर उन्होंने इसको अस्वीकार किया और कहा कि हम ये झूठा वादा नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सरकार चली गई और कांग्रेस सरकार में आ गई। अब 2023 है, बीजेपी ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिस वजह से उसे बाद में पछताना पड़े कि वो शायद ये घोषणा कर देती कि 400 रुपये 500 रुपये का गैस सिलेंडर कर देती, 1000-1500 रुपये बहनों को दे देते और बच्चों के लिए भी कुछ कर देते, तो शायद हम सरकार में लौट आते। इसलिए खजाने खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश तो क्या बाकी राज्य भी दिवाली होने की स्थिति में, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस कैंप से ये खबर आई है कि वो गरीब बेटियों की शादी में 1 तोले से लेकर 2 तोले तक मुफ्त में उपहार देंगे, पैसा देंगे। तो हमें लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो राज्य तो दिवालिया हो जाएंगे और देश एक तरह से बिकने की स्थिति में आएगा। ये माने एक तरह से बुरे सपने की तरह हमको महसूस हो रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो देवदत्त जी, सरकारें खजाना खोल रही हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे प्रत्याशियों के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतार रही हैं। अगर कोई आसमानी सुल्तानी फैसला नहीं हुआ तो शिवराज सिंह चौहान भी बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे और कमलनाथ जी को भी चुनाव जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ बंटी साहू है और यहाँ बुधनी में तो एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता है। अभी नाम याद करने में और उनकी शक्ल को पहचानने में जितना वक्त लगेगा, तब तक तो चुनाव वोट डल चुके होंगे। आपकी राय? देखिए, वाकई में जिस तरह से मिली भगत की चर्चाएं जो आपने की है नेताओं के बीच, उनके कई उदाहरण भी हैं, आज तक अपन देखते आए हैं। लेकिन जब जब इस तरह की मिली भगत हुई, उससे राजनीति को, प्रदेश को नुकसान होता है। आप क्योंकि कमजोर प्रत्याशी तो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, आपको तो कठिन से कठिन प्रत्याशी मिलने चाहिए, जिससे कि आप तो इतने बड़े बड़े नेता हैं दोनों जन, वहाँ तो अच्छा मुकाबला होना था। लेकिन ये भी होता है राघवेंद्र जी की ऐसी सीटों पे बड़े प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहते। पिछली बार अरुण यादव लड़े थे बुधनी में, तो वो 60,000 से करीब से हार गए थे। बंटी साहू उपचुनाव में लड़े थे, जब कमलनाथ हुए तो 25,000 से हार गए थे छिंदवाड़ा में। तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं कि जहाँ बड़े प्रत्याशी लड़ना भी नहीं चाहते, और कुछ इन लोगों की ये राजनीति है कि कंफर्ट जोन या कोई बहाने से उनके कई समीकरण रहते हैं कि ये सीट हम जीत तो नहीं रहे, लेकिन चर्चाओं में ही बना दो कि एक, जैसे उन्होंने कलाकार वर्सेस कलाकार का बयान दे दिया कि इस बहाने चर्चा में रहेंगे हम। तो ये जो है कार्यकर्ताओं का और आम जनता के बीच जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं बन पाता। ये देवदत्त जी, इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा मैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहेंगे कि हमने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, वो कहेंगे कि हमने कमजोर उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि बंटी साहू 25,000 वोट से हार गए थे। अगर आप मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे कमलनाथ जी के खिलाफ और शिवराज के खिलाफ, तो फिर कमलनाथ और शिवराज जी अपनी सीट पर भी काम करेंगे और बाकी राज्यों की जो सीटें वहाँ कम जाएंगे। तो एक तरह से ये दोनों दलों के लिए फ़ायदे का सौदा है कि वो अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करें, ताकि वो बाकी जगह मूवमेंट ना कर सके, प्रचार में न जाए, ताकि दूसरे दल की जीत अच्छी हो सके, पक्की हो सके। तो ये मैं एक चीज़ इसमें जोड़ूंगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1998 की बात है, जब विक्रम वर्मा नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और वो धार से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अधिकारीगण विक्रम वर्मा के यहाँ जाने भी लगे थे, ये समझकर कि अगली सरकार इनकी आने वाली है और मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तब जो खबरें निकल कर आई थी वो ये, अभी विक्रम जी भी राजनीति में सक्रिय हैं और दिग्विजय सिंह जी भी। दिग्विजय सिंह ने विक्रम वर्मा को कहा था कि आप अपनी सीट को बदल लें, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग ही आपको धार से चुनाव हरवाना चाहते हैं। लेकिन विक्रम वर्मा ने सीट नहीं बदली। नतीजा ये आया कि विक्रम वर्मा चुनाव हार गए। बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले कहा था कि आप चुनाव हार जाएंगे, आप सीट बदल लीजिए।
तो आपस में जो रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे की मदद तो करते हैं, लेकिन कमजोर प्रत्याशी देने का मतलब ये कि ये फिर मामला बहुत ही ऊंचे दर्जे पर आपकी एक तरह से मिलीजुली कुश्ती का है। देवदत्त जी। जी, बिल्कुल ऐसी ध्वनि नहीं निकलना चाहिए। कई बार देखो, जैसे राघवगढ़ में 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह को लड़ाया गया था, इसलिए कि दिग्विजय सिंह को वहां घेरा जा सके। ऐसे कितने हुए, अटल जी के खिलाफ अचानक से माधवराव सिंधिया को उतारा गया, उनको विकल्प तलाशने का भी मौका नहीं दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति में विरासत में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी स्वस्थ प्रतियोगिता होती थी। लेकिन अब तो मुझे कई सीटों पर ऐसा ही पता चलता है कि जितना वो क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उससे विपक्षी दल में ये जुगाड़ करते रहते हैं कि फला प्रत्याशी आ जाए। मैं कई लोग ऐसे जानता हूँ जो राजनीतिक वनवास में पहुंच जाते, लेकिन उनको कमजोर प्रत्याशी मिला और फिर वो वापस राजनीति की धारा में आ गए। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मूल्यांकन होता है, जनता, कार्यकर्ता और पत्रकार तो सब समझ ही जाते हैं। तो ये वैसा नहीं रहता मामला जैसा उन लोग समझ रहे हैं। जो बिल्कुल, मैं इसी बात की आप जो कह रहे हैं इसकी पुष्टि के लिए सुन लेते हैं कि कमलनाथ जी और बुधनी क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, इससे और बात स्पष्ट हो जाएगी। सुनते हैं नेताओं के विचार। अभी 2 महीने पहले बम्बई से आए हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट मिल गया। तो जो 18 साल से संघर्ष कर रहा है जमीन पे, उस आदमी का क्या होगा? कांग्रेस में आदमी क्यों संघर्ष करे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को, मैं सोचता हूँ इन दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार हैं। तो कुल मिला के आप जो चेहरा अभी आपने देखा आखिरी में, ये विक्रम मस्ताल का चेहरा जो शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से मैदान में है। लेकिन आपने सुना कि जो बुधनी के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ बुधनी क्षेत्र के रमेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रमेश सिंह जी, आपकी इसमें क्या राय है? कंफर्ट जोन में है शिवराज सिंह और कंफर्ट जोन में है छिंदवाड़ा में कमलनाथ, कैसा सोचते हैं? क्या आपके विचार हैं? राघवन जी 100% कंफर्ट जोन में, और मैंने बहुत पहले ये बात कह दी थी, आप शायद आपके प्लेटफॉर्म पे भी कही थी कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और शिवराज आपस में तीनों विरोधी पक्ष का जो प्रत्याशी है वो एक दूसरे से क्यों उतारते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शीर्ष की राजनीति में अपनी सत्ता और अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए नेता का खुद का जरूरी था। पचौरी और अजय सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन हार गए थे, तो किसी लायक नहीं बचे। सिंधिया जी हार गए थे बहुत। अगर शीर्ष नेतृत्व अगर चुनाव हार जाता है तो राजनीतिक रूप से वो बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर एक दूसरे को जिताने से फायदा होता है कि हमारी भी बल्ले बल्ले, आपकी भी बल्ले बल्ले। कमलनाथ के लड़के को आम खबरें थी, ये आम चर्चा थी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को लोकसभा में जिताने के लिए शिवराज जी ने मदद की थी। अच्छा, उमा भारती, विद्यापति चतुर्वेदी, सत्यवती चतुर्वेदी की राजनीतिक समझ बहुत पहले से चल रही थी। अभी मैं को बता, छत्तीसगढ़ में जो सरोज पांडे है उनको एकमात्र सीट हारी थी बीजेपी लोकसभा की, उनको बीजेपी के लोगों ने हराया था, इसलिए उन्होंने भूपेश बघेल से भाई बहन का रिश्ता बना लिया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है व्यवहारिक रूप से राघवेंद्र जी बिल्कुल सही है। अगर मैं राजनीति करूंगा या आप राजनीति करेंगे तो ये हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी राजनीतिक पकड़ और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए अपने चुनाव को जीतना बहुत जरूरी होता। तो उस लिहाज से ये एक व्यवहारिक कदम है। आप उसे मतलब जहाँ पे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो मैंने यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से बात की है, वो बहुत निराश है। वो तो साफ कह रहे हैं कि भैया ये कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, तो शिवराज जी ने लेके आए हैं। तो ये मतलब ये बाकोवर कमलनाथ जी का भी है, ये बहुत पहले से एक्सपेक्टेड था। शिवराज जी के सामने कमजोर प्रत्याशी आएगा, ये एक्सपेक्टेड था। दोनों नेताओं के बीच में मतलब रमेश जी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दरअसल ये जो कमजोर प्रत्याशी देने की परंपरा अच्छी तो नहीं है, ये नेताओं के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राजनीति के लिए ये चरण अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ तलवार ठीक से नहीं मारेंगे तो फिर जीत का ना तो आपको जश्न मनाने का मौका मिलेगा और ना आप उस जीत के लिए भीतर से हकदार होंगे।
ये आपको बताऊं मैं कि जब अर्जुन सिंह ने इलेक्शन लड़ा, खरसिया एक जगह हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, अविभाजित मध्य प्रदेश में, खरसिया में उपचुनाव हुआ था और उसमें भाजपा ने खड़े किए थे उस समय दिलीप सिंह जूदेव को। बहुत ही कड़ा मुकाबला था और वहाँ चुनाव जीतने में दिग्विजय अर्जुन सिंह को पसीना आ गया था, जबकि वो कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट मानी जाती थी। तो पहले ये सब नहीं होता था। चाहे अर्जुन सिंह के ज़माने की बात करें, अर्जुन सिंह और पटवारी में अच्छी दोस्ती थी, मगर एक दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारते थे वो। वहाँ वो कहते थे कि नहीं, यहाँ तो मुकाबला बिल्कुल ईमानदारी से कड़ा होगा और फिर चुनाव जीत कर आइए तो दोस्ती होगी आपकी। अब तो चुनाव जीतने के पहले दोस्ती निभाई जाती है और चुनाव जीतने के बाद भी दोस्ती निभाई जाती है। ये राजनीति में नया चलन है। ये व्यावहारिकता की जिसे कहते हैं पराकाष्ठा है, जिसे मैं राजनीतिक बेईमानी भी मानता हूँ। लेकिन अभी हम किसी इस बारे में बहुत दावे से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसी किस्म का सबूत किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ जो कुछ घटित हो रहा है उस पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि बंटी साहू कमज़ोर कैंडिडेट है। हो सकता है कि बंटी साहू मजबूत कैंडिडेट साबित हो और वो हरा दे चुनाव। हो सकता है कि ये जो विक्रम मस्ताल है ये चुनाव हरा दें। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। कई बार छोटा प्लेयर भी बड़े खिलाड़ी को हरा देता है, कई बार राजनीतिक शतरंज में प्यादा भी राजा को मात देता है, लेकिन ऐसे मौके बहुत दुर्लभ आते हैं। राहुल जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, सही, बंटी साहू की छिंदवाड़ा में कमजोर प्रत्याशी आप उसको मत समझिए। बंटी साहू छिंदवाड़ा में फाइट कर चुका है, कमलनाथ जी को चुनौती दे चुका है, 25-26 हजार का वोट का अंतर पड़ा था। और बंटी साहू वहां का व्यापारी है, कारोबारी है ना। जो चीज चुनाव में जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो है बंटी साहू के पास में। क्योंकि छिंदवाड़ा गढ़ है, तो गढ़ आप छोड़ दीजिए, तो छिंदवाड़ा पूरा कमलनाथ का गढ़ हो सकता है। तो वहां से जीत कौन पाया? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव तो एक ही जीत पाया, उनका सुपुत्र जीत पाए लोकसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव में कितना हुआ? तो विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए। कमलनाथ जी को दिक्कत तो वहां पैदा होगी, क्योंकि बंटी साहब कमजोर प्रत्याशी नहीं है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ भी यदि कांग्रेस ने खेल दिया तो एक सिने स्टार को खड़ा कर दिया, वो हनुमान जी का पात्र है। तो यहाँ क्या है, धार्मिक भावनाओं को लेकर के तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। धार्मिक भावनाएं कहाँ चली जाएंगी? जनता की आज विरोध दिखाई दे रहा है। कल हो सकता है कि वही हनुमान जी पूजने लगे, बजरंगबली निकल जाए क्षेत्र में, तो शिवराज सिंह चौहान जी को मुश्किल पड़ जाए और वही बुद्धि में घिर के रह जाए। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ये तो मौका है राजनीति का। राहुल जी, राजनीति कुछ राहुल जी, बहुत संभव है कि आखिरी क्षणों में कांग्रेस को वहां नया प्रत्याशी उतार दे जो मजबूत साबित हो। तो ये बहुत सारी संभावना है। हम तो जो कुछ घटित हो, जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत कर रहे हैं कि अभी तो दिखने में कमजोर है। आपने कहा बंटी साहू भी मजबूत उम्मीदवार है और वो इसलिए मजबूत मान सकते हैं। एक पक्ष ये भी है, एक एंगल ये भी है देवदत्त जी कि बंटी साहू ने कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ रहे थे, सिटिंग सीएम थे, उसके बाद उन 25,000 वोट से वो हार पाया था। जबकि वो वहाँ तो 1 लाख वोट से कमलनाथ जी को जीत के आना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 25,000 वोट से जीते। तो ये हो सकता है कि मुकाबला बेहतर हो, लेकिन आसान तो है कमलनाथ जी के लिए भी, क्योंकि बंटी साहू अभी करिश्मा करते तो अलग बात है। वैसे करिश्मा यहाँ भी हो सकता है बुद्धि में, लेकिन ये हम करिश्मे का अनुमान लगा रहे हैं। दिखने में तो कमज़ोर दिख रहे हैं। कई बार छोटी टीम बड़ी टीम को हरा भी देती है। देवदत्त जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, मैंने एक उदाहरण देखा था 18 में कि एक सेटिंग के तहत एक जिला पंचायत सदस्य को टिकट दिलाया और उसने 25,000 वोटों से सिटिंग एमएलए को हरा दिया और उसको फिर भी टिकट मिल गया। तो ये होता है कि कई बार आप जिसको कमजोर सहते, असल में होता वही है राघवन जी जो जनता चाहेगी। आप कितने भी गठबंधन कर लो या प्रतिद्वंद्विता कर लो, जनता क्या चाहती है वो सब मूल्यांकन करती रहती है। मैं आ रहा हूं रमेश जी के पास। आपकी कोई अंतिम एक आध वाक्य और आप बोलना चाहते बोलिए जी। कारोबार की हो गई, तो इसलिए क्या हुआ कि रिश्तों को कारोबार में मजबूत रखना पड़ता है। बिल्कुल। राज जी, थोड़ा रुकूंगा आपको, रमेश जी से पूछनी अंतिम टिप्पणी। रमेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी, सिर्फ आधा मिनट अपने पास है। राघवन जी, अभी इन दूसरे वक्ताओं ने कहा जो प्यादा होता है ना, कभी कभी वो खेल कर जाता है। इसका उदाहरण सिंधिया जी के अनुयायी ने सिंधिया जी को हरा दिया था। लेकिन कम से कम मैं बुधनी का कह सकता हूँ, बुधनी में 100% वाकओवर है, 99% नहीं। अब कमलनाथ जी के मामले में थोड़ी टक्कर करारी हो सकती है, लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि ये जो कमलनाथ, ये मुझे पता है कि इनके बीच में बातचीत होती है कमलनाथ जी शिवराज जी के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में। इसके बारे में मुझे कन्फर्म न्यूज है, मैंने बात करते दिखा है। और कमलनाथ जी से पूछा होगा इनने कि किसको उतार रहे, तो उनको यही नजर आया। अब एकदम किसी छोटे से कार्यकर्ता को तो उतार नहीं सकते हम। और कमलनाथ जी को कॉन्फिडेंस होगा कि एन के प्रकार
मोरलेस में जीत जाऊंगा। लेकिन शिवराज जी का 100% है, 99। अब ये अलग बात है कि रमेश जी, दरअसल राजनीति में लोग बात तो करते हैं, बातचीत तो करते हैं, लेकिन यही बात करते होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। ना आप कह सकते ना कोई कह सकता। सियासत में चर्चाएं थोड़ी संवादिता नहीं होती है। कमलनाथ जी शिवराज जी से बात करते होंगे, शिवराज जी दिग्विजय सिंह से बात करते होंगे, लेकिन जो हम अनुमान लगा रहे हैं आसमान हमारा ये एक तरह से शेख चिल्ली के ख्वाब है हमारे कि हो सकता है कि कांग्रेस अचानक से बुद्धि में कोई नया प्रत्याशी उतार दे जो ज़्यादा ताकतवर दिखे, जिसकी अभी हम मजाक कर रहे हैं, अभी हम हल्के में ले रहे हैं। और ये चौंकाने वाले डिसीजन कई बार होते हैं, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ अचानक से ग्वालियर में माधवराव सिंधिया आ गए थे। ये बात भी निकल कर आई कि पिछले चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया को उनके ही एक तरह से जो उनके साथ सेल्फी फोटो खींचने के लिए कतार में खड़े होते थे केपी यादव, उन्होंने उनको हरा दिया था। तो ऐसे बहुत सारे उलटफेर हो सकते हैं। समय की कमी है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी, और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और शिवराज सिंह चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कंफर्ट जोन में है। वो अपने खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे आसानी से, माने मुश्किल से चुनाव लड़ेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आसानी से उनकी नैया पार हो जाएगी ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन कई बार उलटफेर होता है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव में दिलचस्पी रहेगी और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।